CH-274 लाल सोल एसेंस। जब उसके दांत टूट गए, वैम्पायर अब एक हारा हुआ कुत्ता बन चुका था। उसके पहले से सलीके से सजे हुए बाल अब बिखर चुके थे। जिस सुंदर चेहरे पर उसे गर्व था, वो अब घावों और चोटों से ढक चुका था। उसने घबराहट में अपनी ऊपरी जबड़े को छुआ, और जब उसने पाया कि उसके दांत गायब हैं, तो उसने चिंता में जमीन पर चारों तरफ देखने की कोशिश की। उसकी आंखें अंधेरे में डूब गई थी, और दांत काफी दूर गिर चुके थे। यहां तक कि अगर वो उन्हें ढूंढ भी लेता, तो भी उन्हें वापस लगाना नामुमकिन नहीं था। नीरज, जो आखिरकार ये महसूस कर चुका था कि उसकी मौत नजदीक है, तो वो कांप उठा। उसने आरव से अपनी जिंदगी की भीख मांगी। जो कुछ भी तुम मुझसे करने के लिए कहोगे, मैं करूंगा। मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो, और मेरे दांत वापस कर दो। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे जाने दो। नीरज का पूरा शरीर वाइट बाइंडिंग नेट से बुरी तरह जल चुका था। आरव ने नीरज के दो दांत उठा लिए, जिनकी उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। भगवान जाने इस वैम्पायर ने कितनी मासूम जिंदगियों का अंत किया था। आरव के पास उसे जिंदा छोड़ने का कोई कारण नहीं था। मैं तुम्हारी इस समस्या का अंत कर दूंगा, आरव ने ठंडे स्वर में कहा, फिर रिया की ओर देखा। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें वैम्पायर पर टिकी थीं, जो दर्द और विनती में रो रहा था। वो अपनी आंखों से वैम्पायर की मौत देखना चाहती थी। आरव की हथेली पर रोज फ्लेम जल उठी, और उसकी तेज लपटें हवा में फैलने लगी। वैम्पायर अब बेहद कमजोर हो चुका था। लाइट बाइंडिंग नेट ने पहले ही उसे काफी तकलीफ दी थी, और अब आरव के जलते हुए रोज फ्लेम के सामने उसका शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। आरव ने रोज फ्लेम को वैम्पायर पर फेंका। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैम्पायर दोबारा जिंदा न हो सके, उसने लगातार बर्निंग बोन्स एस्टरस का इस्तेमाल किया, ताकि वैम्पायर का शरीर पूरी तरह से राख में बदल जाए। लाल लपटें और तेज हो गईं, उन्होंने पूरी सड़क को अपनी रोशनी से भर दिया। लड़ाई ज्यादा लंबा नहीं चली। जैसे ही ये शुरू हुआ था, एक फायर ट्रक घटनास्थल पर पहुंच चुका था, लेकिन जब फायरफाइटर्स ने देखा कि आग एक मैजिशियन की वजह से लगी थी, तो उन्होंने ट्रक को एक सुरक्षित दूरी पर रोक दिया और इंतजार करने लगे। दोनों पुलिस और फायर फाइटर्स ये जानते थे कि शहर में हंटर्स होते हैं, और उन्हें इंसानों के बीच छुपे हुए डिमन बीस्ट्स के बारे में भी पता था। इसलिए जब भी हंटर्स और डेमन बीस्ट्स के बीच लड़ाई होती थी, पुलिस तुरंत आसपास की भीड़ को हटा देती थी और एरिया को सील कर देती थी। आरव और छुटकी दोनों के पास हंटर लाइसेंस था, और छुटकी ने यहां आने से पहले पुलिस को सब कुछ फोन पर बता दिया था, जिससे इस घटना ने ज्यादा अफरा तफरी नहीं मचाई। नीरज का शरीर आग में घिरा हुआ था। किसी साधारण इंसान के लिए ये आग कब की मौत का कारण बन चुकी होती, लेकिन नीरज अभी भी आग में झुलस रहा था, कराहते हुए बचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखा कि आग में वैम्पायर का शरीर एक भयानक बदलाव से गुजर रहा था। उसकी पीठ से टेढ़े मेढ़े पंख निकलने लगे, और उसका शरीर विकराल रूप से फैल गया। उसके पंजे और अंग बड़े हो गए, और एक लंबी पूंछ लपटों के बीच लहराते हुए दिखाई दी। ब्लड ट्राइब्स दो कैटेगरीज में बातें होते हैं। पहली कैटेगरी में वो वैम्पायर्स आते हैं जो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। ये वैम्पायर्स सामान्य दिखते हैं जब वो शिकार नहीं कर रहे होते और इंसानों के बीच रहते हैं। वो कुछ नियमों का पालन करते हैं ताकि हंटर्स और मैजिक एसोसिएशन से बच सकें। दूसरी कैटेगरी में वैम्पिरिक मॉन्स्टर्स आते हैं, जो ज्यादा भयानक और साइज में काफी बड़े होते हैं। वैम्पिरिक मॉन्स्टर्स वो वैम्पायर्स होते हैं जो अपनी मानवीय प्रकृति खो देते हैं और खून पीने, नशीले पदार्थों के सेवन और अपनी हिंसक प्रवृत्तियों में लीन हो जाते हैं। समय के साथ वो अपने इंसानी शरीर को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और एक डेविल क्रिएचर बन जाते हैं। जब उनकी असली पहचान सामने आती है, तो वो पूरी तरह से मॉन्स्टर के रूप में बदल जाते हैं। नीरज का मॉन्स्टर में बदलना इस बात का संकेत था कि वो वैम्पायर और वैम्पिरिक मॉन्स्टर के बीच की सीमाओं को पार कर रहा था। अगर समय रहते उसका सफाया न किया जाए, तो वो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन सकता है, जो बिना कुछ सोचे समझे बड़े पैमाने पर मौत और तबाही मचा सकता था, क्योंकि वैम्पिरिक मॉन्स्टर्स सिर्फ हिंसा और विनाश के लिए जाने जाते हैं। नीरज, जिसका रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था और पहचान से बाहर हो गया था, आग में बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी जंगली चीखें और शरीर का भयानक बदलाव देख फायर फाइटर्स डर के मारे तुरंत पीछे हट गए।
आखिरकार वो साधारण इंसान थे और इस तरह के भयानक डिमन बीस्ट का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। ये तो अब भी मौत से लेने की कोशिश कर रहा है, आरव ने उसके बदलाव को देखते हुए चिल्लाकर कहा। आरव की आग ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी और उसके कंट्रोल में लपटें और भी तेज और भयंकर हो गईं। रप्चर इफेक्ट की वजह से नीरज का मॉन्स्टर रूप टुकड़ों में बिखरने लगा। उसकी हड्डियां जलकर राख में बदलने लगी, उसका सिर फट गया और अंग लपटों में जलकर खत्म हो गए। आखिर में नीरज जमीन पर धड़ाम से गिरा। भयावह मॉन्स्टर ने अपनी आखिरी सांस ली और उसके साथ ही आग ने भी सड़क के आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। उसके मरते ही जो बुराई का एहसास हवा में था, वो भी धीरे धीरे लपटों में गायब हो गया। आरव, उसकी सोल का ध्यान रखना, छुटकी ने याद दिलाया। चिंता मत करो, मेरे पास सोल को संभालने के लिए सबसे अच्छा इक्विपमेंट है, आरव ने सीरियस होकर जवाब दिया। वैम्पायर की मौत के थोड़ी देर बाद एक गहरे लाल रंग के जैसा छोटा जुगनू लपटों से धीरे से बाहर आया। उसके मांस के बिना वैम्पायर का सोल सिर्फ एक अकेला सोल था जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि आरव के दिल में खुशी की लहर थी जब उसने उस सोल को देखा। वो बहुत खुश था, उसने आखिरकार एक पूरा वॉरियर क्लास सोल एसेंस हासिल कर लिया था। महाकाय छिपकली के सोल एसेंस को पकड़ने के बाद आरव को कोई भी वॉरियर क्लास सोल एसेंस नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब वो अग्निगद में एक मॉन्स्टर के रूप में डिमन बीस्ट्स का सफाया कर रहा था, वॉरियर क्लास सोल एसेंस पाने का मौका बहुत कम था। वैम्पायर्स थोड़े खास तरह के वॉरियर क्लास क्रिएचर होते हैं, इसलिए उनसे सोल एसेंस मिलने की संभावना साधारण डिमन बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है। महाकाय छिपकली के सोल एसेंस को काफ़ी ज़्यादा कीमत पर बेचा गया था और वैम्पायर की सोल एसेंस उससे भी बेहतर क्वालिटी की थी। वो फिर से अमीर बनने वाला था। हालांकि आरव ने पाया कि सोल एसेंस का रंग गहरा लाल था। पहले आरव ने जितने भी सोल इकट्ठे किए थे, उनके रंग ज्यादातर गहरे हरे थे, चाहे वो इंसान हो या डिमन बीस्ट। प्रकाश आत्माओं की एक अनोखी विशेषता थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने नीरज की आत्मा जैसा गहरा लाल ग्लो देखा था, और उसने सोचा कि ऐसा क्यों था। रुको, छुटकी ने आरव को अचानक रोका। लड़ाई खत्म होने के बाद छुटकी थकी हुई लग रही थी और सीधा घर जाकर सोना चाहती थी। मिशन पूरा होने के बाद वो आखिर में घर जा सकती थी और आराम कर सकती थी। उसकी वैम्पायर्स में खास दिलचस्पी नहीं थी। वो एक हंटर मास्टर थी, इसलिए उसने पहले भी कई अजीब मॉन्स्टर्स देखे थे। हालांकि जब आरव नीरज की अनोखी सोल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ा, छुटकी ने अचानक अपनी आंखें फड़फड़ाईं। उसकी साफ और मासूम दिखने वाली आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा उभर आया, जैसे वो इस फैसले को रोकने का इरादा कर रही हो। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा, जैसे उसने वो चीज पाली हो जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थी। अचानक गुस्से के साथ साथ उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी झलकने लगा, जो किसी को भी हैरान कर सकता था। उसके चेहरे पर जो अजीब और एक्साइटमेंट को झलक थी, वो उसकी मासूमियत से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, और यही बात सबसे चौंकाने वाली थी। CH-275 कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट हासिल करने की तैयारी। ये क्या है? आरव ने पूछा। ये पहली बार था जब आरव ने छुटकी को ऐसे एक्सप्रेशन में देखा था। उसे चिंता हो रही थी। आरव के लिए ये बहुत ही अजीब था। छुटकी, जो हमेशा एक मासूम और प्यारी लड़की लगती थी, अब एक अजीब मुस्कान के साथ नीरज के डार्क रेड सोल को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छुटकी ने उस सोल को किसी अजीब से स्पेल में बांध दिया हो। आरव इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था, कैसे एक 10 साल की बच्ची अचानक इतनी भयानक और डरावनी दिख सकती है। आरव ने महसूस किया कि शायद उसने छुटकी को कभी सही से समझा ही नहीं था। वो हमेशा उसे एक मासूम और प्यारी बच्ची के रूप में देखता रहा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक मैच्योर और हाई इंटेलिजेंस वाली लड़की छिपी हुई थी। वो समझ नहीं पाया था कि इतनी कम उम्र में वो हंटर क्यों बनी, जबकि उसके हमउम्र बच्चे स्कूल जा रहे थे। उसे कभी ये समझ नहीं आया था कि छुटकी ने हंटर मास्टर का टाइटल कैसे हासिल किया, जबकि बहुत से अनुभवी मैजिशियंस को भी इसे हासिल करना बहुत मुश्किल लगता था। छुटकी चुप थी। जब आरव ने नीरज के सोल को अपने काले पेंडेंट में स्टोर किया, तो भी वो हिल नहीं पाए। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी, उसका चेहरे के एक्सप्रेशन तेजी से बदल रहे थे। क्या हो रहा है? कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती। आरव ने नीरज के सोल को स्टोर करने के बाद छुटकी के कंधे पर हाथ रखा। छुटकी कुछ पुरानी यादों में खोई हुई थी। जब उसने अपना मासूम लेकिन गंभीर चेहरा उठाया,
तो आरव ने उसकी आंखों में नफरत की एक गहरी झलक देखी। मैं ऐसे अलग रंग के सोल्स को ढूंढ रही थी, छुटकी ने आरव से सीरियस होकर कहा। इस सोल में कुछ खास बात है क्या? आरव ने पूछा। मेरा पुराना पार्टनर एक ऐसे ही डार्क रेड सोल की वजह से गायब हो गया था, छुटकी ने कहा। तुम्हारा पुराना पार्टनर? आरव ने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन धुंधली यादें उसे साफ तौर पर कुछ नहीं बता पाई। वो ये समझने में नाकाम रहा कि उसे ये बात किसने बताई थी, जैसे कोई खोई हुई जानकारी उसके दिमाग के कोनों में छिपी हो। छुटकी फिर से चुप हो गई, तो आरव ने पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर से सोल दिखाऊं? आरव ने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन धुंधली यादें उसे साफ तौर पर कुछ नहीं बता पाई। वो ये समझने में नाकाम रहा कि उसे ये बात किसने बताई थी, जैसे कोई खोई हुई जानकारी उसके दिमाग के कोनों में छिपी हो। कोई जरूरत नहीं। मुझे पहले से पता है कि वो आदमी अभी भी कहीं छुपा हुआ है, और अब मुझे पता चल गया है कि मुझे और जानकारी के लिए किससे बात करनी है, छुटकी ने शांत स्वर में कहा। आरव ने थोड़ी कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा, लेकिन चुप रहा। अगर छुटकी बताना नहीं चाहती थी, तो वो ज्यादा सवाल नहीं करेगा। उसके पास अब सिर्फ एक ही चारा था कि वो बाद में दादू से इस बारे में बात करे, शायद उनसे उसे कुछ जवाब मिल सके। आरव ने तय किया कि वो मामले की गहराई तक जाकर और जांच करेगा। छुटकी उसकी भरोसेमंद पार्टनर थी और उसने कई बार उसकी मदद की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि छुटकी को इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ज्यादातर मिशन से मिलने वाले इनाम उसे ही मिल जाते थे। छुटकी को हंटर का काम बहुत पसंद था। पहले आरव ने सोचा था कि वो ये सब सिर्फ परिवार के व्यवसाय में मदद करने के लिए करती है, लेकिन आज उसके अजीब व्यवहार को देखकर पता चला कि इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण हो सकता है। जब अभी के हालात सुलझ जाएंगे, तब आरव ने डिसाइड किया कि वो दादू से मिलने जाएगा और उनसे पूरी जानकारी हासिल करेगा। आरव पलटकर रुद्र और रिया की तरफ चल दिया। आरव के लिए ये हैरान करने वाली बात थी कि रिया, जो पहले गंभीर चोट और खून से साई हुई थी, अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसके शरीर पर एक भी घाव या निशान नहीं बचा था। रिया की तरफ देखते हुए आरव ने जानबूझकर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, वैम्पायर होते हुए भी तुम अब भी इंसान हो, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिया ने अपना सिर धीरे से उठाया और आरव की तरफ देखा। उसके दांत अब मुश्किल से ही अंदर हुए थे, और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। यह समझना मुश्किल था कि उसने वैम्पायर बनने की सच्चाई स्वीकार कर ली थी या फिर उसने शुरू से ही उम्मीद छोड़ दी थी। उसने एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा, मेरी बहन का बदला लेना ही मेरे लिए काफी है। इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी बहन जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि तुम एक अच्छी और शांत जिंदगी जियो, आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुमने अपना फैसला कर लिया है, और जो हो गया सो हो गया। अब तुम वही पुरानी रिया नहीं हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम आगे बढ़ोगी। आरव उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी बातें शायद ज्यादा मायने नहीं रखती। वो कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता था कि रिया किस दौर से गुजर रही थी, क्योंकि उसने खुद वैसा कुछ नहीं झेला था। रिया की मुस्कान हल्की लेकिन ठहरी हुई थी। जब उसने आरव के शब्दों को सुना, तो उन पर सोचना बेकार समझा। उसे पहले से ही पता था कि उसकी जिंदगी अब क्या होगी एक इंसानी दुनिया में, जब वो खुद इंसान नहीं रही। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, और बिना कुछ कहे, अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके कदम शहर की सीमाओं की तरफ ले जा रहे थे, जहां शायद अब उसे ही सही मायने में समझ आएगा कि उसकी नई जिंदगी उसे कहां ले जाएगी। आरव ने उसे चुपचाप जाते हुए देखा, कोई शब्द कहे बिना। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, न ही उसे कोई नैतिक सलाह दी कि अगर वो अपने आप पर कंट्रोल खो देती है, तो वो उसे खत्म कर देगा। रिया की आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई, जैसे अंधेरे और अनंत रास्ते ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। अब उसे अपने नए जीवन के बारे में सोचने के लिए काफी समय मिलेगा। आरव जानता था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लड़ाइयां अकेले ही लड़ी जाती हैं। क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? रुद्र ने बड़े अफसोस के साथ कहा। मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आरव ने कहा। नहीं, जब वो पहले इंसान थी, तब भी उसने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दिया था, तो अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी।
रुद्र ने थोड़ा रुककर कुछ सोचते हुए फिर कहा, उसे जाने दो। बस यही उम्मीद है कि वो अपनी असली ताकत को खून की प्यास में न खो दे। अगर वो अपनी लालच पर काबू नहीं रख पाती, तो वो हमारे पास आ सकती है। क्या हम अपनी किस्मत को अनदेखा कर सकते हैं? रुद्र ने कहा, उसकी बातों में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे कि उसने सुना था कि ब्लड ट्राइब अपने शिकार का खून पीने के दौरान कुछ और भी करते हैं, जो कहीं ज्यादा भयानक होता है। आरव ने सिर हिला दिया, क्योंकि वो रुद्र को बात से पूरी तरह सहमत था। हर हाल में, ये घटना खत्म हो चुकी थी। नीरज के वैम्पायर परिवार के बारे में अब आरव कुछ नहीं कर सकता था। हंटर यूनियन को पहले ही उनके बारे में रिपोर्ट कर दिया गया था। वो लोग जरूर ही शहर में तलाशी शुरू कर देंगे और हाल ही में अजीब परिस्थितियों में मरे हुए लोगों को वैम्पायरों का शिकार मानकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए वैम्पायर परिवार कुछ समय के लिए छिपने की कोशिश करेगा। आरव को वो मिल चुका था जो उसे चाहिए था, और उसने रिया का बदला भी ले लिया था। ये उसके लिए सबसे संतोषजनक अंत था जिसकी वो उम्मीद कर सकता था। अब समय था कि वो मिस्टर हर्षवर्धन को वैम्पायर के दांत सौंप दे। शुरुआत में आरव ने अपना कवच हासिल करने के बाद हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को चैलेंज करने की प्लानिंग बनाई थी। उसने पिछले चैलेंज वीक को छोड़ दिया था, इसलिए अब उसे अगले महीने तक रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वॉरियर लेवल सोल एसेंस को बेचकर आरव एक बड़ी रकम कमा सकता था, और पिछले कमांडर लेवल के शव से मिले पैसे के साथ अब उसके पास एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खरीदने के लिए काफी पैसे होंगे। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट हासिल करना इस समय उसकी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका था। एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ वो हाई रैंक पर आसानी से पहुंच सकेगा और ट्रेजर टॉवर में ज्यादा समय बिता पाएगा, जिससे उसकी लाइटनिंग और शेडो नेबुलास की शक्ति भी बढ़ेगी। शक्ति में सुधार करने का प्रोसेस एक बर्फ के गोले को ढलान पर लुढ़काने जैसा था। जैसे जैसे गोला आगे बढ़ता है, वो और बड़ा होता जाता है। आरव के लिए भी ये एक मुश्किल रास्ता था। उसे बस एक छोटे धक्के की जरूरत थी, और वो धक्का एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट से मिल सकता था, जो उसकी ठहरी हुई कल्टीवेशन को फिर से बढ़ा सकता था। यही धक्का उसकी शक्ति को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। CH-276 छुटकी का सीक्रेट। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम में मेरे लिए ये दांत ले आओगे, हर्षवर्धन ने कहा। उनकी आवाज में आरव के लिए तारीफ की एक झलक थी। पहले जो हंटर मास्टर्स मैंने हायर किए थे, उन्हें तो एक वैम्पायर का बाल तक नहीं मिला। तुम्हारी स्किल्स तो कुछ अलग ही लेवल की है। मैं मानता हूं कि तुम सच में टैलेंटेड हो। उनको आंखें चमक उठी जब उन्होंने आरव के हाथ में 2 नुकीले दांत देखे। वैम्पायर्स जैसे क्रीचर्स बहुत ही रेयर होते हैं। अगर हर्षवर्धन को इत्तेफाक से एक वैम्पायर नहीं मिला होता जो 2 जुड़वा बहनों को निशाना बना रहा था, तो शायद आरव उसे ढूंढने में कभी कामयाब नहीं होता, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि हर्षवर्धन ने वैम्पायर के 2 दांतों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड करने की पेशकश की, और वो भी बिना उन हाई चार्जेस की मांग किए। आरव को ये समझ नहीं आया कि हर्षवर्धन को इन दांतों की इतनी जरूरत क्यों थी, लेकिन वो सिर्फ अपने एक ही मकसद पर ध्यान दे रहा था, कब उसे नए इक्विपमेंट मिलेंगे ताकि वो टॉप 30 स्टूडेंट्स को चैलेंज कर सके। टॉप 30 में आने का फायदा ये था कि उसे ट्रेजर टावर में 3 दिन और 3 रातें कल्टीवेट करने का मौका मिलता। अब जब आरव के पास 4 एलिमेंट्स थे, तो उसका कल्टीवेशन रेट एक साधारण इंटरमीडिएट मैजिशियन से 2 गुना तेज हो जाएगा, खासकर जब वो 3rd फ्लोर पर प्रैक्टिस करेगा। उसे अपनी लाइटनिंग एलिमेंट को लेवल 3 तक पहुंचाने की जरूरत थी, और इसके लिए उसने पहले से ही काफी समय मेडिटेशन में बिताया था। अब उसे बस ट्रेजर टावर की मदद से एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी जिससे वो एडवांस मैजिशियन बन सके। तो आप मुझे मेरा आर्मर कब दोगे? मैं इसके साथ रैंकिंग्स में आगे बढ़ना चाहता हूं, आरव ने बूढ़े हर्षवर्धन से पूछा। बूढ़ा, जो आमतौर पर बहुत जिद्दी था जब तक कि उसकी पर्सनल इंटरेस्ट शामिल नहीं होती, वैम्पायर के दांत देखते ही उसका चेहरा अचानक से दयालु और खुशमिजाज हो गया। थोड़ा इंतजार करो नौजवान, मैं तुम्हें अगले चैलेंज वीक से पहले तुम्हारे सपने में आने वाला वो आर्मर तुझे डिलीवर कर दूंगा, हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बूढ़े हर्षवर्धन के प्रॉमिस पर आरव फाइनली रिलैक्स हो गया। आरव वैम्पायर के सोल एसेंस को बेचने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। असल में रुद्र के परिवार का शहर में एक काफी भरोसेमंद मार्केट प्लेस था, और रुद्र उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन जब आरव ने छुटकी के एक्सप्रेशन देखे थे और डार्क रेड सोल के बारे में कुछ खास महसूस किया था, तब उसे लगा कि सोल एसेंस को थोड़ी देर और अपने पास रखना जरूरी है।
शायद इसमें कुछ खास बात थी जो वो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। योजक चिन्ह। आरव कुछ दिनों तक छुटकी से बात नहीं कर पाया और न ही उसे इस बात का अंदाजा था कि वो लड़की इतनी बेसब्री से क्या खोज रही थी। वो अभी भी पूरी तरह से उस अजीब घटना में उलझी हुई थी जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था। आरव ने हीरो हंटर एजेंसी जाने का फैसला किया क्योंकि वो दादू से और जानकारी हासिल करना चाहता था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने ऐसा नज़ारा देखा जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एक औरत जिसने काफी महंगा लेदर आउटफिट पहना हुआ था, उसकी हर एक अदा में अट्रैक्शन झलक रहा था। वो औरत अपने चारों ओर एक ठंडा और रहस्यमयी ऑरा फैला रही थी जिससे उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। बड़ी बहन ईशाना, तुम्हें यहाँ देखकर वाकई में हैरानी हो रही है, आरव ने ईशाना को ग्रिट करते हुए कहा। उनकी आखिरी मुलाकात धवल शहर में मंत्री पीडी और बाजों के राजा से जुड़ी घटना के दौरान हुई थी। उस घटना के बाद ज्यादातर जो काम हुआ था उसमें ईशाना का बड़ा योगदान था। वो मैजिक कोर्ट की वाइस लीडर होने के नाते कई जिम्मेदारियों को संभाल रही थी। ईशाना ने आरव की ओर देखा और हल्के मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था कि आरव ने उस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ था। मैं बस एक विजिट के लिए आई थी, लेकिन लगता है किस्मत में नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, ईशाना ने पुरानी बिल्डिंग को स्कैन करते हुए कहा। वो बिल्डिंग राजा के जमाने की लगती थी और उसके अंदर रखी हर चीज और निकलने वाली हर आवाज किसी पुरानी याद की तरह महसूस हो रही थी। अजीब बात है, सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ तक कि दादू भी नहीं है, आरव ने सोचते हुए थोड़ी बेबसी के साथ कहा। क्या हुआ? लगता है कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें? ईशाना ने कैजुअली पूछा। आरव ने ईशाना की तरफ देखा और याद किया कि ये अट्रैक्टिव और शक्तिशाली दिखने वाली लड़की मैजिक कोर्ट की वाइस लीडर छुटकी की बहन थी। उसे दादू से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, ये सोचकर आरव ने जल्दी से उसे बताया कि कैसे उन्होंने और छुटकी ने वैम्पायर नीरज का शिकार किया था, और फिर उसने नीरज की आत्मा से निकल रही उस अजीब सी लाल रोशनी पर जोर दिया। ईशाना ने आरव की बात ध्यान से सुनी और उसके चेहरे पर हल्की सीरियसनेस झलकने लगी। ईशाना ने आरव को सरप्राइज लुक दिया और चमकती आंखों से पूछा, क्या तुम श्योर हो कि सोल का कलर डार्क रेड है? आरव ने सिर हिलाया। उसे पता चल गया कि ये बात ईशाना के रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसने और डिटेल में जाने का डिसीजन लिया। असल में छुटकी अभी बहुत छोटी थी। जब उसने छुटकी के चेहरे पर हल्का सा अजीब और मुड़ा हुआ एक्सप्रेशन देखा था तो उसे चिंता होने लगी थी। छुटकी ने मुझे बताया कि ये उसके पहले पार्टनर से रिलेटेड है। क्या उसका पार्टनर मर गया था? आरव ने पूछा। ईशाना हल्की सी हंस पड़ी, उसके चेहरे पर थोड़े उदासीन भरे एक्सप्रेशन थे। जब ईशाना ने आरव के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया, आरव ने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये कोई चीज है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते? ईशाना ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, ये कोई सीक्रेट नहीं है, बस जिस पार्टनर का तुमने जिक्र किया वो हमारे लिए बहुत खास थे क्योंकि वो हमारे पिता थे। ईशाना की बात सुनते ही आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पता था कि वो इंसान छुटकी के लिए कितना जरूरी था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसका पिता ही होगा। छुटकी बहुत कम उम्र से ही असाधारण रूप से टैलेंटेड थी। उसने हंटिंग आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए हमारे पिता उसे नॉन डेंजरस मिशंस पर अपने साथ ले जाते थे और उसे सिखाते थे कि एक महान हंटर कैसे बनता है। छुटकी ने बहुत ही कम उम्र से उनका अनुसरण किया था, इसलिए वो उसके लिए सिर्फ एक पिता ही नहीं थे, बल्कि एक टीचर, एक दोस्त और सबसे जरूरी, एक पार्टनर भी थे। ये जगह उनकी हंसी से भरी रहती थी और हर बार जब वो क्वेस्ट पर जाते थे, छुटकी खुशी से सबको बताती थी, वो पहले हमेशा अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर हंसती रही थी। पिता और बेटी की टीम बहुत शानदार थी और यहाँ तक कि कुछ मुश्किल मिशंस में भी छुटकी अपने एक्सपीरियंस्ड पिता को कुछ खास क्लू दे दिया करती थी, ईशाना ने उदासीन आवाज में समझाया। ईशाना ने छुटकी और उनके पिता के रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन आरव ने तुरंत उस सीन को इमेजिन कर लिया जहां एक एक्सपीरियंस्ड हंटर अपनी स्मार्ट और एनर्जेटिक छोटी प्रिंसेस को हंटिंग की आर्ट सिखा रहा था। छुटकी के शुरुआती दिनों में वो जरूर ही एक हमेशा उछल कूद करने वाली छोटी परी जैसी होगी, जो हीरो हंटर एजेंसी में पूरे एक्साइटमेंट के साथ नाचती फिरती थी। जब आरव ने छुटकी से पहली बार मुलाकात की थी, वो पहले से ही एक हंटर मास्टर बन चुकी थी। वो मासूम सी छोटी बच्ची से एक बेहतरीन और निडर हंटर में बदल चुकी थी।
ये साफ था कि उसके पिता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और बड़ी ही नरमी और देखभाल से उसकी परवरिश की थी। छुटकी ने अपने पहले पार्टनर यानी अपने पिता के बारे में बस हल्के से जिक्र किया था, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने छोटे से दिल में कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो डार्क रेड सोल का तुम्हारे पिता की मौत से क्या लेना देना है? आरव ने पूछा। डार्क रेड सोल हमारे पास मौजूद इकलौता सुराग है जो कुछ पास्ट की घटनाओं के बारे में हमें अच्छी जानकारी दे सकता है, क्योंकि जब हमारे पिता की मौत हुई थी, उनका सोल भी डार्क रेड हो गया था, जैसे किसी श्राप का प्रभाव उन पर हो, ईशाना ने सीरियस हिज कहा। मैंने इससे पहले सिर्फ हरे और नीले सोल्स देखे हैं। क्या यह मुमकिन है कि डार्क रेड सोल किसी खास तरह के डेथ मार्क से जुड़ा हो सकता है? आरव ने थोड़ी सोचने के बाद कहा। ईशाना ने भारी मन से सिर हिलाया।